बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, चैप्टर 5 पे जो है वो हमारा छठा और आखिरी लेक्चर एम्फेटिक लिसनिंग। एम्फेसाइज से एम्फेटिक जो है कि जब आप कोई बात सुन रहे हों तो आप अपने आप पे स्ट्रेस डालें, फोकस करें, कंसंट्रेशन को लूज ना करें। ठीक है, लिसन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपका बेसिक पर्पस जो है वो ये होना चाहिए कि जो स्पीकर जो बात कर रहा है उसको सुनना है, लेकिन सुनना भी आपने किस तरह है, अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स इमोशंस। ठीक है, वो बात जो कर रहा है वो उसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, जिस हिसाब से वो किसी पॉइंट, जैसे एक टीचर है, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ तो किसी पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ, तो आपको भी फोकस करना है उस बात को। ठीक है, उसकी फीलिंग्स को समझना है, जो स्पीकर है उसकी नीड्स जो है, वो चाहता क्या है, वो आपके साथ कम्युनिकेट क्यों कर रहा है, उस कम्युनिकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है। अगर मैनेजमेंट जो है वो एक मीटिंग कॉल करती है, फॉर एग्जांपल एक सेल्स मैनेजर है, तो वो जो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी मीटिंग कॉल करता है, तो वो अगर चाह रहा है कि सेल को इंक्रीज किया जाए और सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या टैक्टिक्स यूज करने हैं, किस तरह से जो है वो कस्टमर को डील करना है, वो कौन सी डेफिशिएंसीज हैं जिनको हमने ओवरकम करना है, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो समझना वो ज़रूरी है। जब तक आप स्पीकर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको बात प्रॉपरली समझ नहीं आएगी। The speaker might have an issue that could be resolved by sharing it. Emphatic listening assists the listener in appreciating more fully the speaker's perspectives. ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू होता है जी। सीए का स्टूडेंट है, वो ये देख रहा होता है जी कि फ़लाँ सब्जेक्ट जो है वो कौन सा टीचर बेहतर पढ़ाता है, फ़लाँ सब्जेक्ट कौन सा टीचर बेहतर पढ़ाता है। तो जब आप ये क्वेश्चन करते हैं, फेसबुक पे किसी ग्रुप में आप ये क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप की सजेशंस मिलती हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो किसी एक टीचर को रेफ़र कर रहे होते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं वो किसी दूसरे टीचर को रेफ़र कर रहे होते हैं। एक्चुअल चीज़ ये है कि जो बंदा रोस्ट्रम पे आ गया है, जो एक मतलब एक रिक्वायर्ड जो उसकी क्वालिफिकेशन थी उसको उसने पूरा किया है, अब वो टीचिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास नॉलेज है। अब एक ही टीचर की बात कुछ लोगों को समझ आ रही है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, तो जिन बच्चों का खुदा न खास्ता पेपर फेल होता है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है जी कि किसी नए टीचर से जाके पढ़ें। एक्चुअल चीज़ ये है कि उस नए टीचर के साथ भी अगर आपका फ्रीक्वेंसी पैचअप नहीं होता, आप दोनों एक पेज पे नहीं आते, आप जो स्पीकर है यानी कि टीचर है उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, या वो जो बात कम्युनिकेट कर रहा है उसका जो बेसिक पर्पस है उसको अगर आप नहीं समझते तो आप उसकी बात को भी नहीं समझेंगे। तो मेन फोकस जो है वो, मेरी सजेशन यही होती है कि मेन फोकस जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी पैचअप होना चाहिए। तो अगर आप एम्फेटिक लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब एक स्टूडेंट के तौर पर आपको एम्फेटिक लिसनर बनना पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो उसके लिए एम्फेटिक लिसनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जी, सबसे पहले वो है फोकस। प्रोवाइड द स्पीकर विद अनडिवाइडेड अटेंशन। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें, आपको पता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कितना है। अगर आप एक पूरे लेक्चर के अंदर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आपको बात नहीं समझ आएगी। या आप अगर बीच में छुट्टियां कर रहे हैं तो जो प्रीवियस लेक्चर है वो अगर कंटिन्यू है, एक ही टॉपिक पे अगर 2 लेक्चर्स आ रहे हैं, तो दूसरा लेक्चर अगर आपने छोड़ दिया है तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपको 100% क्लियर नहीं होगा। अवॉइड मल्टीटास्किंग। ये भी आपको पता है कि आप क्लास में बैठे होते हैं तो आप एक दूसरे के साथ शरारतें कर रहे हैं, तो आप बजाय सुनने के आपका फोकस जो है वो शरारतों पे है। या आप अगर टीचर जो है वो बात कर रहा है और आप साथ साथ नोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप लिख भी रहे हो और
सुन भी रहे हों, ये दोनों बातें एट अ टाइम नहीं हो सकती। एंड इंटरप्शंस, या आपका ध्यान बाहर किसी कोई आवाज आई है उसकी तरफ चला गया है, या आप किसी मतलब सोच में गुम हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप बात को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे। डोंट जज, वो मैंने पहले बात की कि जो एक प्रेजुडाइज होता है कि एक टीचर एंटर हुआ है, आपने उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देख के पहले से ही जो है वो अंदाज़ा लगा लिया है कि वो अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप फिर फोकस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। The listener must not minimize or trivialize the speaker's issue. आपने स्पीकर का जो बेसिक इशू है उसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है, आपने उसको लेस इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करना, whilst it may seem insignificant to the listener, ठीक है। आज का तो ऐसा होता है, टीचर एक बात कर रहा है, वो आपको पहले से पता होती है, तो आप क्या करते हैं, आप फोकस छोड़ देते हैं। हालांकि टीचर जो है वो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज करके एक बेस बना रहा होता है, उसी की बुनियाद पे उसने अगली बात करनी है। तो अगर आपने वो बेस छोड़ दी तो आपको अगली बात समझ नहीं आएगी। रीड द स्पीकर, दिस इन्वॉल्व बीइंग अलर्ट टू द इमोशंस बिहाइंड द वर्ड सच एज एंगर, बीइंग अफ्रेड, फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट, ठीक है। तो आपने जो है वो ये देखना है कि स्पीकर जो है वो बात जो कर रहा है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट की बात करते हैं आप, तो अगर टीचर जो है वो उसको गुस्सा आ जाता है इस बात पे कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसकी बात गौर से नहीं सुन रहे, तो इन चीज़ों को फिर भी आपकी जो एम्फेटिक लिसनिंग है वो अफेक्ट होगी। द एम्फेटिक लिसनर शुड रिस्पॉन्ड टू द इमोशन एज वेल एज द वर्ड्स। तो टीचर को अगर गुस्सा आ गया कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे, तो सॉरी कर लें, ताकि टीचर जो है वो वापस अपने लेक्चर पे फोकस करे, बजाय इसके कि वो डिस्टर्ब हो जाए। बी क्वाइट, ठीक है। Pauses and silence are often as powerful as the words themselves. The listener should not feel obliged to reply immediately. जब तक बात आप पूरी सुन नहीं लेते, उस वक्त तक आपको असल इशू समझ नहीं आता, तो आपने क्या करना है, वेट करना है जब तक आपको ये नहीं लगता कि स्पीकर ने जो है वो अपनी बात पूरी कर ली है। अश्योर द लिसनर शुड आस्क क्वेश्चंस एंड रीस्टेट व्हाट दे परसीव द स्पीकर टू हैव सेड इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई देयर अंडरस्टैंडिंग। अब ये बहुत बड़ा इशू है, बहरहाल एक कॉन्स्ट्रेंट है, एक लिमिटेशन है लेक्चर्स के दौरान कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है। लेकिन इसके बगैर बहरहाल अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी कि आपने क्या टीचर के लेक्चर से अंडरस्टैंड किया है वो भी क्लैरिफाई नहीं होती, और लेक्चर जो है उसको प्रॉपरली फार्मुलेट करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, उसके बाद आ गई बात द थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब थिंकिंग प्रोसेस को उसने एक सिंपल सी चीज़ से डिफाइन किया कि जैसे ही कोई बंदा कार कवर्ड यूज़ करेगा तो आपके जहन में ये आएगा कि उसके व्हील्स कितने होते हैं, उसका मॉडल कौन सा है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है जी, उसकी ओवरऑल ब्यूटी क्या है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। तो किसी भी एक वर्ड की बेस पे जो है वो आपका पूरा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। You already know that the definition of listening includes giving one's attention to a sound, taking notice of। अब हेयर में क्या था कि आपको सिर्फ एक साउंड जो है वो सुनाई दे रही है, लेकिन आप उसके का नोटिस ले रहे हैं, एंड एक्टिंग ऑन व्हाट समवन सेज प्लस रिस्पॉन्डिंग टू एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो लिसनिंग कहलाता है। व्हाट्स द प्योर डेफिनेशन ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्पीकर्स मैसेज। और अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो आप जो मैसेज आपको कन्वे किया जाएगा उसको आप एनालाइज करेंगे, उससे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है।
Listening forms only one component of the overall business communication process aimed at improving relationship and productivity within the business. तो वही दोबारा कम्युनिकेशन की उसने डेफिनेशन को रिपीट किया. So business communication is typically two-way cyclical process involving two parties imparting information to each other, listening to each other, thinking about the messages that have been communicated and developing the thoughts together before reaching a conclusion. तो वही सारी चीज रिपीट हो गई यहाँ पे. अब फीडबैक, time is on your side. Human thoughts develop roughly 4 times as quickly as speech. ठीक है, तो अब एक जो स्पीकर है वो डेफिनेटली जो सोच रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसने एक बात की है तो उसके जहन में जो है वो 4 बातें आ चुकी हैं, यानी वो 4 बातें सोच चुका है, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस जो है वो 4 टाइम क्विकर देन speaking process है. Therefore, whilst you are listening, you should be able to think about what you are hearing and seeing, properly understand and interpret it, plus give adequate thought to formulating and providing appropriate feedback. यानी कि फौरन ही आपने रिस्पॉन्स नहीं देना, एक पूरा प्रोसेस जो है उससे गुजरने के बाद जो है वो आपने फीडबैक देना है. अदरवाइज जो है वो ये होगा कि आपकी जो तेज़ी है वो बेसिकली जो आपका फीडबैक है उसको गलत भी कर सकती है. तो पूरा जब आप प्रोसेस ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद आप एक प्रॉपर फीडबैक दे सकते हैं. लिसनिंग आउट लाउड. फीडबैक इन एक्टिव लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिसनिंग आउट लाउड बाय प्रोवाइडिंग बोथ नॉन वर्बल एंड वर्बल क्यूज. अब जब आप फीडबैक दे रहे होते हैं स्पीकर को, तो एक तो आपने नॉन वर्बल क्यूज जो है वो तो ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके जो गेस्चर पोस्चर है, आपकी सिटिंग की पोजीशन है, ठीक है, वो सारी जो स्पीकर है वो देख के अंदाज़ा लगा रहा होता है कि आप कितना एक्टिवली उसको सुन रहे हैं, आप उसके मैसेज में किस हद तक इंटरेस्टेड हैं. Gestures with the hand and body, for example, raised hand to reflect thinking or widened arms to demonstrate size. Eye contact and movement, for example, eye contact without staring to show interest. अगर आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के, स्टेयरिंग नहीं करते मुसलसल, लेकिन जो है वो आप उसकी तरफ देख रहे हैं स्पीकर की तरफ, तो इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड है. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो बच्चा बड़े गौर से आपकी तरफ देख रहा होता है, स्टेयरिंग कर रहा होता है, तो वो एक्चुअली आपकी बात नहीं सुन रहा होता. तो क्लास में लेक्चर में अक्सर यही होता था कि मैं वो उस बच्चे को इसी बेस पे जज कर लेता था कि ये बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, कि जब वो बगैर आंखें झपके जो है वो आपकी तरफ मुसलसल देखे जा रहा है. वाइड आइज टू शो सरप्राइज और अमेजमेंट. तो ये डिफरेंट टाइप के आपके नॉन वर्बल क्यूज है. स्माइलिंग वगैरह जो है वो भी आप ये है कि आप स्पीकर को ये मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि आप जो है ना वो फ्रेश माइंड के साथ उसकी बात सुन रहे हैं. ठीक है जी. उसके बाद वर्बल क्यूज जो है उसमें अफर्मेशन, सेइंग थिंग्स लाइक यस, मतलब आप यस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं जो बात आपने सुनी है, हाँ मुझे बात ये समझ आ रही है. तो यस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई अंडरस्टैंड, ओहो, मतलब आप एक अम्यूजमेंट जो है वो शो कर रहे हैं. पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट्स. पैराफ्रेजिंग ये आता है कि मतलब जो थॉट्स को री राइट करना, उसको दोबारा जो है मतलब अपना व्यू देना. ठीक है, हम आगे उसको देखेंगे. आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, ये भी वो कह रहा है जी कि बाद में देखेंगे. रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंस टू गेन न्यू अंडरस्टैंडिंग. इट कंबाइंस paraphrasing and asking questions in restating both the feelings and words of the speaker. ठीक है, तो आप अपना आइडिया जो होता है या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आपको डाउट है, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फर्दर क्लियर होगी, कंक्लूजन ड्रॉ करना आपके लिए आसान होगा. री राइट करेंगे चीज़ों को तो उस अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेवलप करेंगे. रिफ्लेक्टिंग अलाउज द स्पीकर टू हियर बैक देयर ओन थॉट्स
एंड फोकस ऑन व्हाट दे फील एंड से, क्योंकि आप उसी की बात को री राइट कर रहे हैं या रीफ्रेज कर रहे हैं, तो उसके थॉट्स जो हैं वो वापस आप उसको दे रहे होते हैं। रिफ्लेक्टिंग आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट्स टू स्पीकर दैट द लिसनर इज ट्राइंग टू परसीव द टॉपिक, क्योंकि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं चाहे आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। एंड they see it and that the listener is doing their best to understand their messages. Furthermore, reflecting encourages the speaker to continue talking. Active listening requires, हाँ जी आगे अब उसने illustration दी है जी, to understand and interpret what has been said। तो उसमें पैराफ्रेजिंग जो है, पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे आप, मतलब उसका आइडिया है तो साउंड्स लाइक यू आर सेइंग, कि आप इट सीम्स दैट कि आप ये कहना चाह रहे हैं, और उसको आप रीराइट करेंगे। व्हाट आई एम हियरिंग इज, उसको आप जो भी सुन रहे हैं उसको लिखने की कोशिश करेंगे। आस्किंग क्वेश्चन, इज दिस व्हाट यू मीन, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से, ठीक है। अब बैरियर्स टू अफेक्टिव फीडबैक, अगेन अफेक्टिव का वर्ड यूज हुआ कि फीडबैक जो है वो बेसिकली स्पीकर को ये जजमेंट करने में हेल्प करता है कि क्या जो लिसनर्स हैं उन्होंने बात को उसी तरह से समझाया है जिस तरह के वो समझाना चाह रहा है, तो अफेक्टिव फीडबैक होगा। बी केयरफुल टू रिमेन न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब फीडबैक जब आप दे रहे हैं तो जो बात एक स्पीकर ने की है उसी के फ्लो में, उसी के रिस्पॉन्स में आपने फीडबैक देना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। सब्जेक्टिव नहीं होना, भाई अपनी मर्जी का एक जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करके आप उसकी बात सुने बगैर जो है वो आप फीडबैक दें। When providing feedback as part of active listening, remember that the listening part is about interpreting and the speaker's message rather than judging it or commenting on it। अब जब आप जज कर रहे होंगे, मतलब जो उसने बात की है उसी को आपने इंटरप्रेट करना है, रेदर देन कि आप जज करें, खुद से आइडिया लगाएं, खुद से अंदाज़ा लगाएं। अगर खुद से आप अंदाज़ा लगाएंगे तो जो फीडबैक का आपका वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। द मैसेज यू कम्युनिकेट बैक वुड बी इंटरप्रेटेड एज एनी वन ऑफ कंफर्मेशन, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉन्फ्रंटेशन, क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो जो फीडबैक आप दे रहे हैं वो 4 तरह का है, या तो आप उसकी बात को कंफर्म करेंगे, या कॉम्प्लीमेंट देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, या कन्फ्रंटेशन करेंगे, उससे अपोजिट आइडिया देंगे, या क्रिटिसिज्म करेंगे कि ये जो आपने बात की है या जो आपने आइडिया प्रोवाइड किया है उसमें ये फ्लॉज हैं वगैरह वगैरह। हाँ जी, अब जब आप इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहे होंगे तो उसमें आपने किन चीज़ों को देखना है जी। नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस चैप्टर दैट लिसनिंग इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हेयर। द पॉइंट्स बिलो प्रोवाइड गाइडेंस टू असिस्ट इन इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, अगेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। कीप रिव्यूइंग द गोल्स बेसिस आर प्रीमाइज दैट द कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन टू गिव द मैसेज इज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है उसका बेसिक जो पिलर है वो ये है कि वो एक मैसेज का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेट हो रहा होता है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, या उस मैसेज का जो गोल है, वो मकसद है जो, वो क्या है, उसको आपने पर्टिकुलरली बार बार रिव्यू करना है। क्योंकि अगर बेसिक पर्पस चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली ओवरऑल जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वो भी चेंज हो जाएगा। ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू लॉजिकल ग्रुप्स, कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, क्रोनोलॉजिकल किसी एक ऑर्डर में उसको कर दें आप, या मेजरमेंट्स, मतलब फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर्स के हिसाब से, मीटर्स के हिसाब से, एज के हिसाब से, ठीक है। तो जब डाटा ऑर्गेनाइज होता है प्रॉपर
तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो बहुत आसान हो जाती है। सस्पेंड वैल्यू जजमेंट्स एंड वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो किसी भी चीज़ की जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो जब तक आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आप प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त तक उसको सस्पेंड करें जब तक आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल नहीं जाती। हाँ जी, अब इलस्ट्रेशन क्रिएटिव बिजनेस लिसनिंग। वाई लिसन टू बिल्ड रैपर्ट। एक दूसरे के साथ आप रिलेशन जो है बनाने के लिए आप लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो टू बिल्ड रैपर्ट, तो इसमें आपने क्वेश्चनिंग जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। व्हेन डिड योर प्लेन लैंड, ठीक है जी। आप एक साथ बंदा बैठा हुआ उससे वैसे ही रैंडम सवाल किए भी आपका जहाज जो है वो कब लैंड किया था। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक बिफोर वी किक ऑफ, उसके साथ आप कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो इससे एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। दूसरों का माइंड सेट जो है उसको समझने के लिए आप लिसनिंग करते हैं। तो उसमें आप क्वेश्चनिंग क्या करेंगे। व्हाट इज योर व्यू ऑन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट। टू असेस कॉम्पिटेंस, किसी की कॉम्पिटेंस को जज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या क्वेश्चन करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के चीज़ों जो चीज़ आप जज करना चाहते हैं उसके लिए, या जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं उसका जो बेसिक पर्पस है उस पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनको आपने सुनना है और वो जो आंसर्स हैं वो उसकी बेस पे आप जजमेंट्स करेंगे, उसकी बेस पे जो है वो आप आइडियाज़ डेवलप करेंगे। हाँ जी, बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो बैरियर है वो क्या है, टाइम है, ठीक है। तो आप ये भी एक अगेन मैं टीचर स्टूडेंट की एग्जांपल दूं तो आपका 60 मिनट्स का या 45 मिनट्स का जो लेक्चर है उसमें आप बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन टीचर जो है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सके आपको। तो फीडबैक आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, फीडबैक आप नहीं देंगे तो टीचर बहरहाल जज नहीं कर सकता कि उसने क्या कहते हैं जो लेक्चर दिया है वो किस हद तक स्टूडेंट्स को समझ आया है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा वो एरिया है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया जिसको रिपीट करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ा टाइम सीए में या एसीसीए या आईसीएमए में फेलियर की एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट इन अफेक्टिव लिसनिंग है, ठीक है। स्टूडेंट के पास दिया भी नहीं जा सकता, हम उसको ये नहीं कह सकते कि इतना टाइम कैसे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक 60 मिनट का लेक्चर है 30 स्टूडेंट हैं क्लास में। अब 30 स्टूडेंट के पास एक एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन अगर 2 मिनट भी उसको दिए जाएं क्वेश्चन और आंसर को तो 30 स्टूडेंट्स को 60 मिनट्स चाहिए अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक लेक्चर तो डिलीवर हुआ, अगला लेक्चर जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में गुजर जाएगा, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन डेवलप होते जाएंगे। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस लेंथी होता जाएगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स नीड टू थिंक अबाउट दिस इशू, उन्हें कोई ऐसी चीज़ें अल्टरनेटिव्स डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। दूसरा इशू है कि अफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्लियर माइंड होना चाहिए, ठीक है। अब या तो आपने पहले से जो है वो एक जहन बनाया हुआ है उस वजह से भी माइंड जो है वो क्लियर नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो आपकी पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों पे जब तक आप अपना माइंड क्लियर नहीं करेंगे यानी कि आपका फोकस टोटली स्पीकर की तरफ नहीं जाएगा तब तक इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो सकती। इमोशनल स्टेट क्या है ये भी इफेक्टिव लिसनिंग पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, कोई प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, या इवन अगर आप बहुत ज़्यादा किसी और इशू की वजह से खुश हैं तो तब भी आपका फोकस जो है वो स्पीकर की तरफ नहीं जाएगा। आप एक पर्टिकुलर जो मैसेज कन्वे हो रहा है
वो उस वक़्त आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो किसी और तरफ डाइवर्ट हुए हुए हैं, तो तब भी आप इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर सकते। प्रेजुडाइस एंड बायस, ये बात हम पहले बार बार कर चुके हैं कि पहले से जहन अगर आपने बनाया हुआ है, पहले से आपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया हुआ है, तो इन दैट केस भी जो बंदा बात कर रहा है उस बात पे आपका फोकस नहीं होगा। उसके बाद आ गया जी लैंग्वेज एंड सेमांटिक्स के। जो लैंग्वेज है उसको अगर आप मतलब अगर एक टीचर है वो फुल टाइम जो है वो इंग्लिश में बात कर रहा है और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको बात प्रॉपरली समझ नहीं आएगी। इसी तरह सेमांटिक्स हैं कि जो वर्ड है वो किस सेंस में यूज हुआ है, किस तरह से यूज होना चाहिए ये मैटर नहीं करता, बल्कि वो किस सेंस में यूज हुआ है। जब तक वो सेंस आपको नहीं समझ आता तब भी जो है इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो सकती। ठीक है जी। सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन फॉल्स ऑन द स्पीकर टू एंश्योर दैट ये यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज फॉर द ऑडियंस। ठीक है, वो बात पहले भी हम कर चुके हैं। जॉर्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स, वोकेबलरी जो है वो अगर स्ट्रांग है स्पीकर की और वो इंग्लिश बहुत अच्छी है उसकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रोब झाड़ता रहे बंदा और अगले को बात ही ना समझ आए। उसके बाद नॉइज़ है। ठीक है, तो उसमें उसने पहले चैप्टर में वो कहता है कि डिस्टॉर्शन और क्या कहते हैं नॉइज़ में हमने क्या डिफरेंस किया था। ठीक है, तो अगर नॉइज़ होगी किसी भी किस्म की तो वो आपकी जो अफेक्टिव लिसनिंग है उसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, you must ensure that sources of noise are eliminated or at least managed to a level that does not inhibit the listening process। तो noise क्या है, distortion क्या है, ये बात आप पहले कर चुके हैं डिस्कस, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये भी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। लैक ऑफ एंगेजमेंट, बोर्डम, अगर आप बोर हो रहे हैं लेक्चर में, आप इंटरेस्ट नहीं है आपका, ठीक है, तो तब भी आप प्रॉपरली डेफिनेटली बात नहीं सुनेंगे। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, ठीक है, मतलब फोकस रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अ फीचर ऑफ द मॉडर्न डेवलपिंग वर्ल्ड इज एवर इंक्रीजिंग चॉइस एंड वैरायटी एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अचीवेबल फ्रॉम मोस्ट थिंग्स बीइंग इमीडिएटली अवेलेबल। अब हम तो तेजी में है ना। ठीक है, आप एक चीज़ खरीदने चाहते हैं तो सेल्समैन अगर आपसे लंबी चौड़ी बात करता है तो वो आपको पसंद नहीं आती। ठीक है, तो ये जो रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन है, हो सकता है कि बात लंबी करना ज़रूरी हो, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। तो इन दैट केस अगर आप अटेंशन लूज कर देते हैं तो आप बात नहीं समझ सकें। सो बी अवेयर दैट reduced attention spans can also impede on the basics of effective listening। ठीक है, ये जो इफेक्टिव लिसनिंग का जो बेसिक प्रोसेस है या तो वो डिले हो जाएगा या कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उससे आप अटेंशन लूज करने से। इफ द दिस रियली इज एन इशू दैट कैन नॉट बी ओवरकम, देन ब्रेक डाउन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू मैनेजेबल चंक्स। तो अगर आप बहुत लंबी काफ़ी ज़्यादा देर के लिए बात नहीं सुन सकते तो इसके लिए फिर स्पीकर को ये चाहिए कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में बात करे। तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही है कि आप जब चाहे बात लेक्चर दोबारा से सुन सकते हैं, जब चाहा उसको बंद कर दिया। नेगेटिव लिसनिंग जो है जी, रिजेक्शन, सिरे से मैसेज को रिजेक्ट कर देते हैं आप। डिनाइल, ठीक है, जो मैसेज है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करें, मतलब आपको कहा जा रहा है जी कि सेल्स टीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेल में डिक्रीज़ की, तो आप सिरे से उसको
डिनाई कर देंगे, इनकार कर देंगे। इग्नोरिंग, किसी बात को आप इग्नोर कर देते हैं, आप समझते हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सुनना। डिफेंसिवनेस, ठीक है, जो मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप एक डिफेंस डेवलप कर रहे हैं। यस बट, ठीक है लेकिन, मेरी राय में कंडीशन लगा देते हैं आप। एंगर है, ठीक है, आप को स्पीकर जो है वो पसंद ही नहीं है। विड्रॉल है, निकल जाते, आप बात ही नहीं सुनते। पैसिवली, ठीक है, इंटरेस्ट शो नहीं करते। एग्रेशन है, ठीक है, स्पीकर से जो है वो आप मतलब उस पर एग्रेशन शो कर रहे हैं, या तो स्पीकर आपको पसंद नहीं है या उसका मैसेज पसंद नहीं है। फेक एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट तो शो कर रहे हैं लेकिन वो बेसिकली फेक है, ट्रू नहीं है। हाँ जी, स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल जो है उनका डिफरेंस जो है वो बताया गया जी। ये आपने खुद रीड करना है, कुछ काम जो है वो खुद किया करें, उससे भी जो है ना वो आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं। बहुत सी जगहों पे मैं वर्ड्स के मीनिंग नहीं बता रहा होता, ठीक है, अदरवाइज मुझे ना भी आता हो तो डिक्शनरी तो उधर ही है ना, देख के मैं लिख सकता हूँ, लेकिन वो मैं इंटेंशनली नहीं बता रहा होता ताकि आप खुद सर्च करें, ठीक है। तो खाली एक चीज़ और जो रिकमेंड मैं करूँगा कि लेक्चर सुन के तो उनमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किया करें इन रिटन फॉर्म, ताकि वो चीज़ें आपके पास एक समरी बन जाए जिसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जी, किसी भी जगह पे कोई डिस्प्यूट डेवलप हो गया तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग, अब उसकी रेजोल्यूशन के लिए भी क्या होगा, डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन किस तरह से की जाएगी, ठीक है, तो उसको देखना जो है वो ज़रूरी है। व्यूज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं, 3 तरह के व्यू हैं जी। ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि कन्फ्लिक्ट सिरे से ही हार्मफुल है। ह्यूमन रिलेशन व्यू जो है वो ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली ह्यूमन रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, और जो है वो एक किसी भी ग्रुप में जो है वो एक लाजमी चीज़ है कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इंटरेक्शनल व्यू ये कहता है जी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इससे नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो जो इनोवेशन हो रही होती है वो बेसिकली क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का ही नतीजा होता है। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो है जी के चीज़ें ओवरऑल जो है वो चलती रहती हैं ऑफ द ग्रुप वर्क्स टूवर्ड्स द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज कंस्ट्रक्टिव एंड ओपन्स न्यू वेज। डिसफंक्शनल जो है वो सिरे से ग्रुप को ही, मतलब डिस्प्यूट इस हद तक बढ़ जाता है कि वो उसको ग्रुप को ही जो है वो ख़त्म कर देता है, ठीक है, वो आगे चल ही नहीं सकता क्योंकि उसने उसको डिसफंक्शनल कर दिया, वो पॉजिटिव नहीं है। ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेफिनेटली नेगेटिव है। हाँ जी, टेक्निक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अवॉइडेंस, उसको सिरे से अवॉइड किया जाए, ठीक है। मतलब जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अगर, तो एक बंदा जो है वो ये समझता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो वो वहाँ से विड्रॉ कर जाए, ठीक है, ना तो वो अपने कंसर्न्स शो करे ना दूसरे के कंसर्न्स को सुने। कंपटीशन, इसमें ये है कि दोनों पार्टीज compete करेंगी आपस में, आखिर में एक जीत जाएगी और एक हार जाएगी। अकोमोडेशन में ये होता है कि एक पार्टी जो है वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देती है, थोड़ा सा उसको कुछ चीज़ें जो है वो अपनी चीज़ें जो हैं वो उससे विड्रॉ कर जाती है, दूसरे को अकोमोडेट करती है, उसको प्रेफर करती है, तो उससे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। स्मूथिंग, इट इज़ अबाउट अकोमोडेटिंग द कंसर्न्स ऑफ द अदर पार्टी फर्स्ट rather than here one party losses or gives into accommodate the other party। कंप्रोमाइज जो है इसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज कर लेती हैं, कुछ एक छोड़ेगी, ठीक है, कुछ दूसरी छोड़ेगी। इन दिस स्ट्रेटजी बोथ द पार्टीज गेट समथिंग बाय लेटिंग गो ऑफ समथिंग। कोलैबोरेशन, हेयर बोथ पार्टीज इंजॉय विन विन सिचुएशन, ठीक है, दोनों ये समझती हैं कि मैं
जीत गई। ये मैंने वो एग्जाम्पल दी थी पहले आपको कि आप एक शर्ट लेके आते हैं, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि मैंने बारगेनिंग करके पैसे छुड़वा लिए, और दुकानदार जो है वो ये समझ रहा होता है कि वो अपनी तौर पर सोच रहा है कि मैंने शर्ट बेच दी। तो फॉर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट थ्रू स्पीच कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, तो नेगोशिएशन मुज़ाकरात के ज़रिए जो है जी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है। मेडिटेशन इज़ अ डेलिब्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस इन विच एन impartial third party mediator helps people discuss difficult issues and settle an agreement। थर्ड पार्टी जो है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है, दोनों की बात सुन ली। जैसे मतलब आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई इशू है, तो उसको एक थर्ड पार्टी अमेरिका जो है वो दोनों की बात सुन के उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करे। डिस्कस डिफिकल्ट इश्यूज एंड सेटल एन एग्रीमेंट। फंडामेंटल स्टेप्स इन द प्रोसेस इंक्लूड gathering information, framing the issues, constructing alternatives, bargaining, and formalizing agreements. Parties in mediation create their own solutions, and the mediator does not have any decision making power over the outcome। वो एक सोल्यूशन डेवलप करके दोनों पार्टीज को देख देते हैं, ठीक है, माने या ना माने ये उन पे डिपेंड करता है। कंसिलिएशन इज द लीस्ट इंट्रूसिव ऑफ थर्ड पार्टी प्रोसेस, ठीक है जी। ये बेसिकली हम उसको क्या कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो है एक यूं कह सकते हैं कि वो अनवांटेड नहीं है ना, ठीक है, दोनों को मतलब वो पार्टी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अ न्यूट्रल पर्सन टू एवरीबॉडीज लाइकिंग इज सिलेक्टेड, ठीक है, कि एक ऐसा बंदा जो है या एक ऐसी पार्टी सेलेक्ट की जाती है जो दोनों को पसंद होती है, फिर वो दोनों की बात सुनती है। सर्व एज अ गो बिटवीन, टिपिकली द कंसिलेटर मीट्स independently and separately with each party in order to convince the parties to proceed with each other। Thus, the conciliator's primary role is to re-establish or get better the communication between the parties when the parties are too angry to speak with each other। may be a conciliator may be all that is needed, ठीक है। तो ये खुद से अब जो मेडिटेटर था वो क्या कर रहा था, एक सोल्यूशन डेवलप कर रहा था, जबकि कंसिलेशन में जो है वो एक दोनों पार्टीज को आपस में मिला रहा है कि वो एक दूसरे के साथ मिलके मामला तय कर लें। आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रल थर्ड पार्टी आफ्टर रिव्यूइंग एविडेंस एंड लिसनिंग टू आर्गुमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स इश्यूज अ डिसीजन। तो ये बात समझना है, दोनों में जो है वो क्या है, मेडिटेशन में और आर्बिट्रेशन में दोनों में न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, लेकिन मेडिटेशन में जो है वो एक सोल्यूशन डेवलप तो करता है लेकिन उसके पास पावर नहीं है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एविडेंस वगैरह दे रहा है, आर्गूमेंट्स दोनों पार्टी इश्यूज आर डिसीजन टू रिजॉल्व द केस। आर्बिट्रेशन इज ऑफन यूज्ड इन कमर्शियल एंड लेबर मैनेजमेंट डिस्प्यूट। यहाँ पे जो है वो अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ जी, उसके बाद आखिरी इसमें जो टॉपिक है जी वो ये है कि अगर आप एक तकरीर करना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीच, तो क्या करना है। तो ये बिल्कुल वही सिंपल चीज़ें हैं। उसका आपको की पर्पस पता होना चाहिए, अपने ऑडियंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर आप प्लान करते हैं उसको, स्पीच को प्रिपेयर करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस से वो याद आ गया कि एक बंदा था, वो नया नया जो है ना वो सियासत में आ गया, तो उसने अब लोगों से तकरीर करनी थी, तो वो ना उसने कहा कि मैं तब तजर्बा नहीं है, मैं तो नहीं कर सकूंगा इतने लोगों को। तो जो उसका सेक्रेटरी था उसने क्या कहा कि गोभी का जो एक खेत था वो वहाँ पे उसने कहा कि इसको जो है ना वो तुम ये जो सारे लोगों के समझ के तो इनके सामने तकरीर करो। तो वो पूरा हफ्ता तकरीर करता रहा। फिर हफ्ते बाद जब लोगों की गैदरिंग हुई, स्टेज पे गया, तो स्टेज पे खड़े होके कहता है, भैनों ते भरावो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल करना चाहना कि गोभी गोभी होंदी है ते बंदे बंदे होंदे ने। तो वो इतनी बात करके उतर गया कि बहरहाल लोगों के सामने जो है वो बात करना जो है वो
मुश्किल होता है, फिर उसको आप परफॉर्म करेंगे। तो ये बिल्कुल एक एंड पे एक इजी सा टॉपिक है, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है।